जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में आज की क्लास में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित जो क्लास है, आज की अपनी क्लास होगी राजस्थान की प्रथाओं से संबंधित। और आज की क्लास में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रथा होने वाली है राजस्थान की सती प्रथा, मानी राजस्थान में प्रचलित प्रथाओं में आज की क्लास होगी अपनी विशेष रूप से सती प्रथा पर से संबंधित प्रथा होगी, जो राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित थी। और ये एक सामाजिक प्रथा थी जिसने धीरे धीरे एक कुप्रथा का रूप ग्रहण कर लिया था। तो राजस्थान की आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान की सती प्रथा से संबंधित कुछ दुर्लभ तथ्यों से आपको अवगत कराऊंगा, जो अन्यंतर किसी भी क्लास में या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में राजस्थान की सती प्रथा से संबंधित जो विवरण है वो आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे अधिक विस्तृत और इससे अधिक सचित्र सटीक जो विवरण है वो आपको अन्यंतर कहीं भी क्लास में नहीं मिलेगा, जो विशेषकर तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। तो आज की अपनी राजस्थान जो सामान्य ज्ञान की जो विशेष और इंपॉर्टेंट क्लास है वो होने वाली है राजस्थान की सती प्रथा से संबंधित। तो आपको जो सचित्र दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, मानी एक सती महिला क्या हो रही है, सती हो रही है अपने पति को गोद में लेकर, और चारों ओर क्या है, एक भीड़ उमड़ी हुई है। मानी इस जो सचित्र है इससे आपको यह अंदाजा हो सकता है कि प्राचीन काल में जो महिलाएं सती होती थी, मानी वो इस प्रकार से सती होती थी। और इस सती प्रथा का पूरा और सटीक विवरण आपको दुर्लभ तथ्यों के साथ आज की क्लास में बताया जाएगा। तो हम अपनी शुरू करते हैं आज की क्लास, जो राजस्थान की सती प्रथा पर विशेष होने वाली है। राजस्थान में सती प्रथा पर मानिए आज की अपनी क्लास होगी सती प्रथा से संबंधित। तो देखो अपनी आज की क्लास में होगी सती प्रथा, राजस्थान में प्रचलित प्रथाओं में सती प्रथा पर होगी। तो देखो सती प्रथा जो किसी समय हमारे सनातन धर्म में या हमारे समाज में किसी समय मानी अनादि काल में, अर्थात मैं ये कहूं तो वैदिक काल में, ये जो सती प्रथा है ये एक धार्मिक और सामाजिक प्रथा थी। परंतु धीरे धीरे समाज में हुए परिवर्तनों से इसी सामाजिक और धार्मिक प्रथा ने कुप्रथा का रूप ग्रहण कर लिया था, और जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाने पड़े थे। और इस सती प्रथा से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारी एग्जामों में बहुत बार आते रहते हैं और आगे भी ये क्वेश्चन आते रहेंगे। और ये एक राजस्थान की प्रथाओं का ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो राजस्थान के इतिहास में भी होता है और राजस्थान की ये संस्कृति में भी होता है। तो हम सबसे पहले हमारे शुरू करते हैं सती प्रथा। अब देखो सती प्रथा की सबसे पहले तो मैं आपको देता हूं इसकी सामान्य जानकारी। देखो सती प्रथा जो हमारे राजस्थान की, हमारे समाज की एक धार्मिक प्रथा थी, और किन कारणों से इसने कुप्रथा का रूप ग्रहण किया था। तो देखो हमारी संस्कृति की मुख्य गर्णित कुरीति कौन सी थी, सती प्रथा मानी जाती है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारे समाज की सबसे गर्णित जो कुरीति है वो मानी जाती है सती प्रथा। और हमारी संस्कृति की सर्वाधिक आलोचना सती जैसी गणनात्मक कुरीति के कारण हुई थी। मानिए जो सती प्रथा है पहले ये क्या थी, सामाजिक धार्मिक और हमारे समाज में मान्य प्रथा थी, परंतु जो ही इस प्रथा ने कुप्रथा का रूप ग्रहण किया तो हमारे समाज की ये सबसे घृणित कुरीति बन गई थी। हमारी संस्कृति में मानी हमारे भारत देश की, हमारे सनातन धर्म की, हमारे सनातन समाज की ये सर्वाधिक आलोचना वाली गणनात्मक कुरीति बन गई थी। अबला नारियों को बलपूर्वक थोपी गई प्रथा सती प्रथा मानी जाती है। मानी पहले ये जो थी सती प्रथा ये एक सामाजिक और धार्मिक प्रथा थी, परंतु उसके बाद में जो ही इसने कुप्रथा का रूप
ग्रहण किया तो ये अबला नारियों पर बलपूर्वक थोपी गई थी। मानी जो अबला या असहाय जो नारियां थी वो क्या थी, इनको बलपूर्वक क्या है आग की ज्वाला में झोंक दिया जाता था, परंतु कुछ नारियों ने इसे स्वेच्छा से भी ग्रहण किया था। मानी दोनों ही चीजें थी। पहले यह क्या थी, धार्मिक प्रथा थी, समाज में प्रचलित थी, धर्म के अनुसार थी, और उसके बाद में ये अबला नारियों पर हमारे समाज के द्वारा जबरदस्ती थोपी गई और कुछ नारियों ने इसे स्वेच्छा से भी अपनाया था। मानी हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो सती प्रथा है ये समस्त नारियों पर ही बलपूर्वक थोपी गई थी, कुछ नारियों ने इसे स्वेच्छा से ग्रहण किया था। अगला है सती शब्द का प्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। सती शब्द का पहला उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद में। तो बेटा इससे क्या समझ में आया कि ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। वेद कितने हैं, चार वेदों में सबसे प्राचीन और 4 वेदों में सबसे बड़ा कौन सा है, ऋग्वेद। उसी ऋग्वेद में सती शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो इससे यह साबित होता है कि यह एक धार्मिक प्रथा थी। यह क्या थी, एक धार्मिक प्रथा थी जो बाद में कुरीति का रूप ग्रहण कर लेती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यह धार्मिक प्रथा कुरीति का रूप ग्रहण करेगी, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ में भी मिलता है। सती की उत्पत्ति शिव पुराण से मानी जाती है। वेद कितने हैं बेटा, वेद 4 हैं, ध्यान देना। वेद कितने हैं, 4 हैं। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। उसमें भी पहली बार सती शब्द का जो है उल्लेख मिलता है धार्मिक रूप में। और सती की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सती की उत्पत्ति मानी जाती है शिव पुराण से। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। सनातन धर्म में या आर्य संस्कृति में कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, जिसमें पहला पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है। और उन्हीं 18 पुराणों में से शिव पुराण से सती की उत्पत्ति मानी जाती है। उस समय क्या थी, एक धार्मिक प्रथा थी, और इसलिए इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी और शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के द्वारा शिव का अपमान करने पर आत्मदाह किया था। कि शिव पुराण के अनुसार क्या कहते हैं, मानी भारत की या आर्य संस्कृति की प्रथम ज्ञात सती कौन है, प्रथम ज्ञात सती कौन है। और उसके अनुसार जो सती ने मानी, जो ज्ञात सती है, उसने अपने पिता दक्ष के द्वारा जब भगवान शिव का अपमान किया गया तब उसने आत्मदाह किया था, जो केवल एक दंत कथा पर मानी जाती है। मानी इसका कोई भी वैसे प्रमाण नहीं मिलता, तो इसको हम क्या प्रमाणिक सती नहीं कह सकते। केवल ये सती का बेसिक नॉलेज हम यहां से हमें मिलता है कि दोबारा देखो, हमारी संस्कृति की सबसे मुख्य घृणित कुरीति कौन सी है, सती प्रथा। हमारी संस्कृति में सर्वाधिक आलोचना, तो हमारी संस्कृति की सर्वाधिक आलोचना किस प्रथा के कारण हुई। हमारी संस्कृति जो विश्व को एक नया ज्ञान, एक नई दिशा देने वाली संस्कृति है, उस संस्कृति की सर्वाधिक आलोचना करवाई सती प्रथा ने। अबला नारियों पर यह क्या है, बलपूर्वक थोपी गई, परंतु कुछ नारियों ने इसे स्वेच्छा से भी ग्रहण किया। सती शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और सती की उत्पत्ति शिव पुराण से मानी जाती है। और शिव पुराण के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर उसने आत्मदाह किया था, ठीक है। यहां से किसकी मानी जाती है, सती की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे हम देखते हैं, देखो रामायण के अनुसार सीता ने भी क्या दी थी, अग्नि परीक्षा दी थी। रामायण के अनुसार सीता ने भी क्या किया था, अग्नि परीक्षा दी थी। और तो ये अग्नि परीक्षा, आज भी तो वो अग्नि परीक्षा ही होती है, मानी लगभग अग्नि। तो जो आज जो सती काम करती है वो त्रेता युग में
या रामायण युग में किसने किया था? सीता ने भी किया था। सीता को जब लंका से वापस लाया जाता तो सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है, जो आज की सती की भांति मानी जाती है। और महाभारत में राजा पांडु के संग उसकी रानी माद्री भी सती हुई थी, कि महाभारत में पांडवों के राजा पांडव की मृत्यु के बाद उसकी जो रानी है माद्री, वो भी सती हुई थी। ऐसे प्रमाण हमें वैदिक संस्कृति में मिलते हैं। तो बेटा सती प्रथा के ये जो प्रमाण है ना, ये जो प्रमाण है ये तो मिलते हैं हमें वैदिक संस्कृति में, जिनको हमारा वर्तमान समाज, जिनको हमारे वर्तमान इतिहासकार केवल इनको कल्पनाओं पर आधारित मानते हैं। केवल क्या करते हैं? वो इनको कल्पनाओं पर आधारित मानते हैं। तो ये हमारी सती जो मुख्य गणित कुरीति है उसकी बेसिक जानकारी है। उसकी केवल क्या है? ये एक बेसिक जानकारी है। और इस बेसिक जानकारी को आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो केवल एक दंत कथा या एक कल्पना मात्र ही इनको मानते हैं। और चाहे कल्पना मात्र इतिहासकार माने या चाहे और कोई इनको कल्पना मात्र माने, परंतु हमारी सनातन संस्कृति में इन चीजों का उल्लेख मिलता है। परंतु इनसे जो हमने सती प्रथा की ये जो बेसिक जानकारी पड़ी, इससे हटकर है आधुनिक सती प्रथा, इससे बिल्कुल हटकर है। मानी ये तो अग्नि परीक्षा वगैरह इनसे बिल्कुल हटकर है। तो आगे हम पढ़ते हैं आधुनिक सती प्रथा के बारे में। अब देखो मैं यहां आपको एक चीज बताऊं कि ये सती प्रथा, ऐसा कहते हैं बेटा दंत कथा के अनुसार, ऐसा कहते हैं कि ये सती प्रथा, सबसे पहले मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा कि यह धार्मिक प्रथा कैसे थी। देखो सती का पहला उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सती का पहला उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और शिव पुराण से सती की उत्पत्ति मानी जाती है। और शिव पुराण के अनुसार सती ने अपने पिता दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर उसने आत्मदाह किया था। तो उसको तो आधुनिक सती की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर तो भगवान शिव की मृत्यु थोड़ी हुई है, उनका तो केवल अपमान हुआ है। और जो रामायण काल में सीता की जो अग्नि परीक्षा है उसको भी हम आधुनिक सती के रूप में नहीं रख सकते। और आधुनिक सती के रूप में हम रख सकते हैं कि पांडव की पत्नी माद्री के द्वारा सती होना। तो देखो पहले आपको बताऊं नियम क्या था, कि पहले पति की मृत्यु पर, ऐसा दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि यह धार्मिक प्रथा किस प्रकार थी, कि पहले पति की मृत्यु पर होता क्या था? पत्नी शमशान में जाती थी। पति की मृत्यु हो जाती तो पत्नी कहां जाती थी? शमशान में जाती। और शमशान में उस विधवा पत्नी को चिता पर बैठाया जाता और उसकी चिता पर मरे हुए पति को गोद में रखा जाता और ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ या मंत्र विधा की जाती। और पूजा पाठ पूरी होने के बाद वो जो विधवा महिला है उसको तो चिता से नीचे उतार लिया जाता और मर्त शरीर की चिता में अग्नि दे दी जाती। तो इस प्रकार से तो ये क्या थी? उस समय तो एक धार्मिक प्रथा थी, पूजा का एक विधि विधान था, कि पति को स्वर्गलोक भेजने का एक विधि विधान था। ऐसा कहते हैं पत्नी शमशान जाती, गोद में लेती, ब्राह्मण पूजा संपन्न करवाता, उसके बाद में मर्त शरीर को चिता पर लेटाकर अग्नि की आहुति बड़े पुत्र के द्वारा दे दी जाती। और इस प्रकार से धार्मिक प्रथा थी। परंतु धीरे धीरे ये कुरीति कैसे बनी, कि कुरीति ऐसे बनी धीरे धीरे हमारे समाज में विदेशियों के, धीरे धीरे हमारे समाज में विदेशियों के, मलेच्छों के या मुसलमानों के आक्रमण बढ़े। और इन बढ़े हुए आक्रमणों से अनेक वीरों ने क्या प्राप्त की? अनेक वीरों ने वीरगति प्राप्त की। इसके बेटा कई कारण थे बढ़ने के। अब देखो अनेक वीरों ने वीरगति प्राप्त की। अब वीरगति जैसे एक युद्ध में हजारों सैनिक मारे जाते, एक युद्ध में क्या होते? हजारों सैनिक मारे जाते, तो उनकी हजारों रानियां क्या हो जाती? विधवा हो जाती। उनकी हजारों रानियां विधवा हो जाती। अब देखो इस प्रकार से
पुरुषों की तो क्या हो जाती, राजतंत्र काल में कमी, और विधवाओं की संख्या बढ़ती जाती, और विधवाओं की दुर्दशा बहुत ही बुरी थी। तो इस प्रकार से क्या काम करते कि इन विधवाओं की दुर्दशा को इस जो धार्मिक प्रथा थी इसके अनुसरण करते हुए उनको भी क्या करते, और अग्नि की आहुति में, मानी पति के चिता के साथ ही उनको भी अग्नि की आहुति दे दी जाती। और धीरे धीरे ये हमारे समाज में और क्या हुई, अबला नारियों को जिनकी इच्छा नहीं थी उनको भी बलपूर्वक सती करने होने के लिए बाध्य किया गया। परंतु कुछ वीर नारियों ने अपना आगे का ये विधवा जीवन जो कष्टमय होता था उस समाज में, वो जीवन ना भुगतने के लिए वो अपने पति के साथ ही स्वर्ग लोक गमन करना चाहती थी। इसलिए कुछ नारियों ने तो इसे स्वेच्छा से ग्रहण किया, और कुछ अबला नारियों को बलपूर्वक सती होने के लिए हमारे ही समाज के द्वारा बाध्य किया गया। तो आपको इतना पता चलेगा, पहले ये जो आज जैसे सतियां होती है, पहले एक सामाजिक प्रथा थी, हमारी एक धार्मिक प्रथा थी, और इसी प्रथा को धीरे धीरे हमने क्या है हमारे समाज में कुरीति का रूप दे दिया, बलपूर्वक स्त्रियों को सती करने लग गए थे। अब आधुनिक सती प्रथा के बारे में हमें पढ़ते हैं कि आधुनिक सती प्रथा किस प्रकार से हुई थी। मानी हम अध्ययन करेंगे आधुनिक सती प्रथा का। यह तो सती प्रथा का सामान्य परिचय था। अब देखो आधुनिक जो वर्तमान में जो सती प्रथा है, जिसको हम कुप्रथा कहते हैं, हमारी संस्कृति में प्रथाएं पूर्वजों के द्वारा परंपरा के रूप में अपनाई गई। मानी ये जो भी प्रथाएं चली आ रही थी, ये हमने क्या किया, परंपरा के रूप में इनको अपनाई। मानी चाहिए परंपरा बुरी थी और चाहिए परंपरा अच्छी थी, हमारे पूर्वज इनको अपनाते रहे और इनके अनुसार चलते रहे। परंतु धीरे धीरे जो जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो हम क्या कि हमारे पूर्वजों की चली आ रही इन परंपराओं का विरोध करना शुरू किया था। तो ये क्या है, हमारी संस्कृति में प्रथाएं पूर्वजों के द्वारा परंपरा के रूप में अपनाई गई, कुछ प्रथाएं स्वतः समाप्त हो गई और कुछ प्रथाओं को कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। मानी अनादिकाल से हमारे समाज में जो भी सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं चली आ रही थी, उनको हमारे पूर्वजों ने परंपरा के रूप में अपनाया। कुछ परंपराएं या कुछ प्रथाएं तो स्वतः ही समाप्त हो गई और कुछ प्रथाओं को कानून बनाकर समाप्त किया गया था, कुछ प्रथाओं को कानून बनाकर। अब देखते हैं सती प्रथा होती क्या है, सती प्रथा क्या है। तो देखो सती मुख्य रूप से दो प्रकार की होती थी। सती मुख्य रूप से क्या होती थी, दो प्रकार की होती थी, और एक होती थी अनुमरण सती और एक होती थी सहमरण। सहमरण को सहगमन या अन्वारोहण भी कहते थे। कि सती कितने प्रकार की होती थी, दो प्रकार की सतियां होती थी। अब इन दो प्रकार की भी देखेंगे कौन कौन सी होती थी। दो प्रकार की सतियां होती थी, एक प्रकार की सती को कहते थे अनुमरण और दूसरे प्रकार की सती को कहते थे सहमरण, सहगमन या अन्वारोहण के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखो अनुमरण सती, कौन सी महिला को अनुमरण कहा जाता था या कौन सी सती को हमारे समाज में अनुमरण कहते थे। ठीक है, तो सतियां कितने प्रकार की होती थी, दो, अनुमरण और सहमरण, दो ही, और सहमरण को ही सहगमन या अन्वारोहण भी कहा जाता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुमरण किसे कहते हैं, कि अनुमरण किसे कहते हैं या कौन सी महिलाओं को या कौन सी सतियों को अनुमरण के नाम से जाना जाता है। तो देखो अनुमरण किसे कहते हैं, पति के प्रतीक, पति के प्रतीक या पति की कोई भी सेनानी, जैसे प्रतीक या सेनानी के रूप में कटार हो सकती है, पगड़ी हो सकती है, पाग हो सकती है या तलवार हो सकती है। कि पति के प्रतीक के साथ सती होना क्या कहलाता था, अनुमरण कहलाता था। कि पति के प्रतीक के साथ सती होने वाली स्त्री को क्या कहते थे, अनुमरण सती कहते थे। अब देखो किस प्रकार से, अब मैं यहां आपको थोड़ा सा बताऊं,
जैसे बेटा कोई जयपुर का राजा था, कि राजा कहां का था, मान लो जयपुर का राजा था, और जयपुर का राजा युद्ध लड़ने के लिए मान लो कहां चला गया, अफगानिस्तान चला गया। जयपुर का राजा युद्ध लड़ने के लिए माना कहां चला गया, अफगानिस्तान चला गया, और अफगानिस्तान में लड़ते हुए राजा ने वीरगति प्राप्त कर ली। अफगानिस्तान में लड़ते हुए राजा ने मान लो क्या कर लिया, वीरगति प्राप्त कर ली। अब देखो बेटा, उस समय इतनी दूर से मर्त शरीर को लाना बहुत ही मुश्किल कार्य था, साधन नहीं थे, और आजकल की भांति डेड बॉडी या मर्त शरीर को रखने के संसाधन नहीं थे। तो अब जैसे अफगानिस्तान में वीरगति प्राप्त किए हुए राजा को, सेनापति को या सैनिक को वहीं पर दफना दिया जाता था, या वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। अब वो रानियां तो कहां हैं, जयपुर में है, माने उस संबंधित राजा की रानियां मान लो कहां है, जयपुर में। अब वो जयपुर में है कि सती होने के लिए क्या चाहिए, हिसाब से तो सती होने के लिए मर्त पति का शव चाहिए, शव तो है नहीं, शव तो लाया नहीं जा सकता। तो वो जयपुर की वो रानियां क्या करती, अपना जो पति अफगानिस्तान में वीरगति प्राप्त की है उसकी कोई भी सेनानी या उसका कोई भी चिन्ह या उसका कोई भी प्रतीक, जिसमें उसकी पगड़ी हो सकती है, पाग हो सकती है, कटार हो सकती है, तलवार हो सकती है, उसके साथ वो क्या हो जाती, मानी उसके प्रतीक के साथ वो सती हो जाती। ऐसी सतियां क्या कहलाती, अनुमरण कहलाती। क्या कहलाती, अनुमरण कहलाती, माने जिनका पति विदेश में वीरगति को प्राप्त हो जाता और जिन स्त्रियों के पास उनके पति का मर्त शरीर नहीं होता, तो वो अपने पति के प्रतीक के साथ, प्रतीक में आपको बता दिया मैंने क्या हो सकता था, उनके साथ क्या सती होती, तो वो अनुमरण कहलाता। और आगे देखो, अनुमरण सती को महासती कहा जाता था, माने पति के प्रतीक के साथ सती होने वाली स्त्री को या पति के प्रतीक के साथ सती होने वाली सती को क्या कहा जाता था, महासती कहा जाता था। क्या कहते थे, ऐसी स्त्री को महासती कहते थे जो अपने पति के प्रतीक के साथ मानी सती होती, उससे अनुमरण कहते और उससे ही क्या कहते, महासती कहते। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं बेटा, राजस्थान के इतिहास का ज्ञान रखने वाले आदमियों को एक बात ध्यान में होगी कि राजस्थान के इतिहास में एक रानी रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, जो जैसलमेर की बाटी राजकुमारी थी, जिसका नाम था उमादे। जिसका नाम क्या था, उमादे नाम था। और ये उमादे अपने पति की हरकतों से विवाह की पहली रात को क्या हो गई थी, रुष्ट हो गई थी। विवाह की पहली रात को इसने कसम खा ली थी कि मैं तेरा कभी भी मुंह नहीं देखूंगी। इसलिए ये अपने पति से रुष्ट होकर और मारवाड़ छोड़ देती है और अजमेर में रहती है। और जब रूठी रानी के पति मारवाड़ के राजा, हसमत वाले राजा राव मालदेव की मृत्यु होती है, तो ये अपने वचन, ये अपने शर्त के अनुसार, और ये रूठी रानी उमादे मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी के साथ क्या होती है, सती होती है। उसकी पगड़ी के साथ क्या होती है, मानी मालदेव तो मरा तो यहीं पर है, उसके बावजूद भी अपने वचन के अनुसार ये उसके पास नहीं जाना चाहती थी, मर्त शरीर के पास भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये विवाह की पहली रात को रुष्ट हो गई थी राव मालदेव से, जो जोधपुर के, मेहरानगढ़ के या मारवाड़ के प्रतापी राठौड़ शासक थे। और ये रूठी रानी उमादे अपने पति हसमत वाले राजा राव मालदेव की पगड़ी के साथ सती होती है। तो रूठी रानी उमादे को हम क्या कह सकते हैं, अनुमरण कह सकते हैं, या इनको हम महासती कह सकते हैं, या इन्हें क्या कह सकते हैं, महासती। तो सतियां कितने प्रकार की हैं, दो, अनुमरण और सहमरण। अनुमरण कौन सी महिला को कहेंगे, अनुमरण अनुमानी प्रतीक। सहमरण देखो यहां मैं बताऊं, सहमरण मानी साथ मरना। सहमरण का अब लोकल लैंग्वेज में समझो, सहमरण से नाम से ही पता चल रहा है साथ, साथ मानी पति की जो मर्त शरीर है उसके साथ मरना,
और या सती होना। अनुमरण मानी प्रतीक के साथ, प्रतीक में कुछ भी हो सकता है, मुख्य प्रतीक में आपको बता दिए हैं। और अनुमरण करने वाली सती को या प्रतीक के साथ सती होने वाली स्त्री को या सती को क्या कहते थे? महासती। और महासती के प्रमाण के रूप में मैंने आपको बता दिया, रूठी रानी उमादे अपने पति हसमत वाले राजा राव मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। अब हम आगे, तो यहां तक आपको आ गया समझ में कि सतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो मालदेव की, वही है मालदेव की पत्नी, मालदेव की हसमत वाले राजा राव मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादे पगड़ी के साथ सती हुई थी, इसलिए महासती उमादे कहलाती है। और यह सती कब हुई थी? 1562 में। कि रूठी रानी उमादे अपने पति की पगड़ी के साथ सती हुई, इसलिए वो महासती उमादे के नाम से राजस्थान के इतिहास में जानी जाती है। और यही महासती उमादे राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जानी जाती है। यही महासती उमादे राजस्थान के इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। आगे देखो, भीलवाड़ा के बागोर स्थल को भी महासतियों का टीला कहते हैं। यहां पर बेटा महासतियों का कोई वो मतलब नहीं है, यह महासती नाम से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको बताया ये अलग से चीज है, याद रखना है। महासती किसे कहेंगे? उस महिला को महासती कहेंगे जो अपने पति के प्रतीक के साथ सती होती थी, उससे अनुमरण भी कहेंगे। और महासती उमादे को राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, जो 1562 में मारवाड़ के राठौड़ राजा राव मालदेव की मृत्यु के बाद सती हुई थी। ठीक है, और भीलवाड़ा जिले का जो बागोर सभ्यता स्थल है ना, इसे महासतियों का टीला कहते हैं। तो यहीं से भी बेटा क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग से हटकर है थोड़ा, पर फिर भी मेरा एक जो क्या है आदत है कि साथ में यदि कोई भी चीज आ जाए तो मैं उससे बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो ये महासती किसे कहते हैं? महासती तो उस महिला को कहेंगे जो अनुमरण है या अपने पति के प्रतीक के साथ सती हुई है। और महासतियों का टीला राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को कहते हैं? बागोर। और बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी के तट पर है? बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर है। और इसी भीलवाड़ा जिले के बागोर सभ्यता स्थल को महासतियों का टीला भी कहते हैं। और इससे ही इसी बागोर सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। इसी बागोर सभ्यता स्थल को क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। इसी बागोर सभ्यता स्थल को महासतियों का टीला कहते हैं। इसी बागोर सभ्यता स्थल को राजस्थान का सबसे संपन्न पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। इसी बागोर सभ्यता स्थल को राजस्थान का सबसे संपन्न पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। और इसी बागोर सभ्यता स्थल से राजस्थान में पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला था। इसी बागोर सभ्यता स्थल जिसे महासतियों का टीला कहते हैं, उसी से पहला पशुपालन का प्रमाण राज्य में मिला था। और वैसे आपको मैंने बताई दिया महासती किसे कहते हैं। ठीक है, और बागोर यदि हवेली पूछे तो बागोर की हवेली बेटा उदयपुर में है। और बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। बागोर की हवेली कहां है? उदयपुर में, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और बागोर सभ्यता स्थल कहां है? भीलवाड़ा में। महासतियों का टीला कहां है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, अब दूसरी है बेटा, दूसरे प्रकार की सती है सहमरण। दूसरे प्रकार की सती कौन सी है? सहमरण है। मानी सतियां जो 2 प्रकार की होती हैं, दूसरे प्रकार की सती सहमरण मानी जो अपने मर्त पति के शव के साथ सती होती है। तो सहमरण को सहगमन भी कहते हैं, अन्वारोहण भी। मानी क्या है? पति के साथ साथ सती होना क्या कहलाता है? पति के साथ साथ या पति के
शव के साथ या मर्त शरीर के साथ सती होना क्या कहलाता है? सहमरण, सहगमन या अनुवारोहण कहलाता है। सहमरण को अनुगम, अनुगमन, सहगमन या अनुवारोहण भी कहते हैं। मानी इस दूसरे प्रकार की जो सती है, मानी पति के साथ, पति के शव के साथ या पति के साथ सती होने वाले स्त्री को सहमरण, अनुगम, अनुगमन, सहगमन या अनुवारोहण आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, नोट, यहां पर नोट लगा रखा है, पुत्र के साथ सती होने वाली स्त्री को मासती कहते हैं। ध्यान दो बेटा, दोबारा एक बार, प्रतीक के साथ सती होने वाली को महासती कहते हैं। प्रतीक के साथ मानी पति का प्रतीक, किसका प्रतीक? पति के प्रतीक के साथ सती होने वाली स्त्री को महासती या अनुमरण कहते हैं, और पति के साथ सती होने वाली स्त्री को सहमरण, अनुगम, अनुगमन, सहगमन या अनुवारोहण कहते हैं। परंतु कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो पुत्रों के साथ सती होती थी। तो पुत्रों के साथ सती क्यों होती थी बेटा, वो चीजें भी आप जानो। देखो, पुत्रों के साथ, अब देखो, अपने समाज में एक नियम था कि कोई भी गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती थी। कोई भी गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती थी। न तो वो अनुमरण कर सकती थी और न वो सहगमन कर सकती थी। मानी गर्भवती स्त्रियों को सती नहीं किया जाता था या गर्भवती स्त्रियां सती नहीं होती थी। जैसे मान लो कोई महिला गर्भवती है और उसका पति मर गया है, तो वो न तो विदेश में मरा है, तो न तो वो उसकी पगड़ी के साथ सती हो सकती, यदि वो स्वदेश में मरा है तो न उसके वो शव के साथ सती हो सकती। मानी गर्भवती स्त्रियों को सती होने पर प्रतिबंध था या अमान्य था या अधार्मिक था या पाप माना जाता था। अब ये स्त्री जो गर्भवती है, ये कब सती होगी? ये पुत्र को जन्म देगी, उसके बाद होगी। उसके बाद होगी तो वो तो निश्चिंत बात है कि यदि बाद में वो कर ले कि नहीं मेरे को तो सती होना है, तो वो तो अनुमरण ही कहलाएगी, अनुमरण ही कहलाएगी वो पति के। परंतु यदि बाद में भी सती नहीं हो और उसका वीर पुत्र वीरगति प्राप्त करे, यदि वो जो कोख में था, बाद में वो इंतजार करेगी कि कब मेरा पुत्र, वीर पुत्र है, वो वीरगति प्राप्त करे और मैं उसके साथ सती हूं, तो अपने, इसलिए बेटा आपको पता चल गया ना कि पुत्र के साथ सती होने की माता को जरूरत कब पड़ती थी। तो इस परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में बाद में जो स्त्री होती थी वो अपने पुत्र के साथ क्या होती थी? सती होती थी। तो ध्यान देना, पुत्र के साथ सती कि पुत्र के साथ सती होने वाली स्त्री को क्या कहते थे? मां सती कहते थे। और पति के साथ होने वाली को सहमरण, अनुगमन, सहगमन कहते थे। ठीक है, आगे, सती होने से पहले सती के द्वारा दिए गए उपदेशों को अणख या सीख कहा जाता था। मानी जो स्त्री सती होने से पहले पूरे के पूरे अपने 16 श्रृंगार करती, पूरी की पूरी वो सदवा रूप में और पूरा का पूरा मेहंदी लगाकर पूरे के पूरे श्रृंगार करके, पूरे टोटल संस्कार करके, और वो सज धज के और वो चिता पर जाने से पहले अपने परिवार के सदस्यों को क्या देती? जो उपदेश देती उन्हें, या जो शिक्षा देती, उसे अणख या सीख कहते। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? राजस्थान में सती होने वाली स्त्री के द्वारा सती होने से पहले परिवार के सदस्यों को दिए गए उपदेशों को क्या कहते थे? तो राजस्थान में सती होने वाली स्त्री के द्वारा सती होने से पहले अपने परिवार के बचे हुए सदस्यों को, चाहे उसमें जेठ हो, सास हो, ससुर हो, बच्चे हो, भतीजे हो, उनको दिए गए उपदेश को क्या कहा जाता था? अणख या सीख कहा जाता था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आता है कि सती होने से पहले सती के द्वारा दिए गए उपदेशों को या सीख को क्या कहा जाता था? अणख कहा
जाता था। और सती प्रथा, राजस्थान में सती प्रथा किस समाज में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो राजस्थान में सती प्रथा राजपूत समाज में सर्वाधिक प्रचलित थी। क्यों बेटा? सती प्रथा उसी समाज में ज्यादा प्रचलित होगी। तो मानी जिस प्रथा, जिस समाज को जिस चीज की ज्यादा जिम्मेदारी है, तो उस समय मानी रियासती काल में हमारा दायित्व किस पर था? राजपूतों पर था। और यही लड़ते थे, यही वीरगति प्राप्त करते थे। तो बेटा सती भी इन्हीं की स्त्रियां होती थी। इसलिए यह क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सती प्रथा किस वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो राजस्थान में सती प्रथा राजपूत समाज में या राजपूत वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित थी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वीरगति को प्राप्त करते थे। तो ये तो थी बेटा सती की सामान्य जानकारी कि प्रतीक के साथ सती होने वाली स्त्री को क्या कहते थे? अनुमरण। पति के शव के साथ सती होने वाली स्त्री को सहगमन, अनुगमन या सहमरण कहा जाता था। और पुत्र के साथ सती होने वाली स्त्री को मां सती कहते थे। और सती होने से पहले सती स्त्री के द्वारा दिए गए उपदेशों को सीख या अणक कहा जाता था। अब हम देखते हैं भारत में सती प्रथा के ऐतिहासिक प्रमाण। हम भारत में देखते हैं सबसे पहले सती प्रथा के ऐतिहासिक प्रमाण। देखो, जो शुरुआत में हमने सती शब्द का जो उल्लेख है पढ़ा, कि शुरुआत में हमने पढ़ा कि सती शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पहली सती का जो उल्लेख है वो शिव पुराण में मिलता है। और उसके बाद में महाभारत काल में मिलता है कि पांडु की पत्नी माद्री भी सती हुई थी। इनको तो बेटा जो वर्तमान आधुनिक इतिहासकार हैं वो इन तथ्यों को सही नहीं मानते हैं, वो वर्तमान इतिहास के परिदर्शन में इनको प्रमाणिक नहीं मानते हैं। तो अपने किताबी ज्ञान के अनुसार ये अभी तक तो अपना सामाजिक और जो दंत कथाओं पर आधारित था वो चीजें मैंने आपको बताई थी प्रारंभ में सती प्रथा की, परंतु हमें अब देखना है कि सती प्रथा का भारत में ऐतिहासिक प्रमाण, मानी इतिहास के अनुसार जिसको सही साबित किया जाता है, जो इतिहास के अनुसार एक ऐतिहासिक प्रमाण है, वो भारत में सब पहले हम भारत में सती प्रथा का ऐतिहासिक प्रमाण पढ़ेंगे और बाद में हम राजस्थान में सती प्रथा का ऐतिहासिक प्रमाण पढ़ेंगे कि भारत में सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण कहां से मिला, राजस्थान में होने वाली पहली सती कौन थी, राजस्थान की अंतिम सती कौन सी है, राजस्थान में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहां से मिला, या राजस्थान में सती होने वाली प्रथम प्रमाणिक स्त्री कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सती प्रथा के ऐतिहासिक प्रमाण कहां से। तो देखो, भारत में सती प्रथा का कहां पर बात कर रहे हैं बेटा? पहले भारत की। भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में मिलता है कि भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाणिक जो उल्लेख है या पहला जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो हमें कहां से मिला है? एरण अभिलेख से मिला है। और एरण अभिलेख कौन सी ईस्वी का है? 510 ईस्वी के मध्य प्रदेश राज्य के एरण अभिलेख से भारत में हमें सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण मिला है। एरण अभिलेख के अनुसार गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज ने हूणों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की और उसकी पत्नी सती हुई थी। तो भारत में पहली सती कौन है? भारत में पहली सती है गोपराज की पत्नी। और गोपराज किसका है? गुप्त शासक भानुगुप्त का सेनापति। गोपराज जो हूणों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी उसके साथ सती हुई। यह भारत में सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण है जो मिलता है हमें मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख से। और यह बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा कैसे भी आ सकता है। एरण अभिलेख कहां है? मध्य प्रदेश में।
या भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहां से मिलता है? तो भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है। भारत में होने वाली पहली सती स्त्री किसकी पत्नी थी? गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी भारत में पहली ऐतिहासिक सती है जो सती हुई और गोपराज हूणों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो एरण अभिलेख का संबंध किससे है? गुप्त काल से है, मध्य प्रदेश में है और यहीं से भारत में सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। एरण को एरिकन भी कहते हैं। एरण अभिलेख मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के तट पर विदिशा में स्थित है। तो एरण अभिलेख है कौन से राज्य में है? एरण अभिलेख मध्य प्रदेश राज्य में है, बेतवा नदी के तट पर है। और कहां पर? मध्य प्रदेश के कौन से शहर में है ये? विदिशा शहर में बेतवा नदी के तट पर ये एरण अभिलेख स्थित है जो भारत में सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक और लिखित प्रमाण देता है। और अभिलेखों पर लिखी गई इतिहास को सर्वसत्य माना जाता है क्योंकि अभिलेखों पर या शिलालेखों पर लिखा गए इतिहास को सत्य क्यों माना जाता है? क्योंकि शिलालेखों पर लिखे गए इतिहास में कालांतर में परिवर्तन नहीं हो सकता, माने इनमें काट छांट नहीं हो सकती। जैसे बेटा मैंने यहां पर यह शब्द लिख दिया, मैंने इस शब्द को ये लो मैंने मिटा दिया, ठीक है, परंतु यदि यही शब्द मैं पत्थर पर खोद कर लिख दूं तो उसमें मैं कालांतर में कोई भी काट छांट नहीं कर सकता। इसलिए शिलालेखों पर लिखा गया इतिहास सत्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कालांतर में इनमें परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए ये शिलालेख ऐतिहासिक प्रमाण माने जाते हैं, ठीक है। और एरण अभिलेख को सती अभिलेख भी कहते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का ये जो एरण अभिलेख है ये सती प्रथा का पहला प्रमाण देता है ना भारत में, इसीलिए मध्य प्रदेश के गुप्त काल के इस एरण अभिलेख को सती अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसी अभिलेख को। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, भारत के किस शिलालेख को सती अभिलेख के नाम से जाना जाता है? तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा के एरण अभिलेख को सती अभिलेख भी कहा जाता है, जो बेतवा नदी के तट पर मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा में किस काल का शिलालेख है? ये गुप्त काल का है। कौन से राजा के समय का है? भानुगुप्त के समय का है। और भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी ने भानुगुप्त के साथ पहली बार ऐतिहासिक सती हुई थी और गोपराज हूणों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो बेटा यहां पर भारत में सती प्रथा के प्रमाण का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो सती प्रथा का जो उल्लेख है भारत में जो प्रमाण है ये राजस्थान जीके के लिए भी और भारत जीके के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको यदि क्लास आपको पसंद आ रही है और आपको यदि अच्छी जानकारी आपके अपने गुरु सुरेंद्र महला के द्वारा यदि आपको मिल रही है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और आपके यदि कोई सुझाव हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके कोई नेगेटिव सुझाव हो चाहे आपके पॉजिटिव सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत करवाने की कोशिश करें। मैं प्रत्येक विद्यार्थी के कमेंट पढ़ने की या उनके उत्तर देने की भरसक कोशिश करूंगा। और सभी विद्यार्थियों का जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र महला आज की आप क्लास में आपको सती प्रथा से संबंधित कुछ ऐसे दुर्लभ तथ्यों के बारे में अवगत करवाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपको अन्यंतर अन्य किसी भी बुक्स में इतने प्रमाणिक तथ्य एक साथ और अन्य किसी भी चैनल के वीडियो पर नहीं मिलेंगे। यह मेरा दावा है, मैं आपको प्रत्येक चीज इसमें खोलकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको यह वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको सती प्रथा के बारे में अन्य जानकारी कहीं से भी लेने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। और मैं इसी प्रकार से जो है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का जो अध्ययन है वो मैं इसी प्रकार से करवाता हूं, प्रत्येक चीज को और विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक उसका अध्ययन मैं करवाने की मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं कोशिश करता हूं। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के रचनात्मक सुझावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। क्लास पसंद आ रही है तो इससे अपने साथियों में, अपने विद्यार्थियों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें और उनको आप ये जरूर बताएं कि एक ऐसे गुरुजी हैं जो हमें कुछ अलग टाइप का हमें बताना चाहते हैं, कुछ अलग टाइप के तथ्य या प्रमाण हमें देना चाहते हैं। तो आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें, जिससे हमारा भी आत्मसम्मान या हौसला बढ़ता रहे और हमारा आत्मसम्मान आपके दोनों प्रकार के सुझाव से बढ़ता है। यदि कोई त्रुटि लग रही है तो भी जरूर हमें अवगत करवाने की कोशिश करें। अब चलते हैं हम राजस्थान में सती प्रथा का। मैंने क्या बताया कि सती प्रथा सर्वाधिक किस वर्ग में प्रचलित है? राजपूत वर्ग। और राजपूत समाज सबसे ज्यादा कहां रहता है? राजस्थान में, क्योंकि इन्हीं राजपूतों के नाम पर ही हमारे इस महान राज्य का नाम क्या पड़ा? राजस्थान, मानी राजाओं का स्थान या राजपूताना। तो हमें राजस्थान में सती प्रथा के ऐतिहासिक प्रमाण कहां से मिले हैं, या राजस्थान की प्रथम सती किसे माना जाता है? राजस्थान की पहली सती किसे माना जाता है? ठीक है, तो राजस्थान में सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें देखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा भारत में सती प्रथा का ऐतिहासिक प्रमाण, अब देखते हैं हमें राजस्थान में सती प्रथा का ऐतिहासिक प्रमाण किस शिलालेख से मिला है और कौन सी महिला राजस्थान में सबसे पहले सती हुई थी। ठीक है, तो देखो राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम ऐतिहासिक साक्ष्य या पहला ऐतिहासिक प्रमाण गटियाला शिलालेख से मिला है। देखो भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण किस लेख से मिला? एरण से। और एरण कहां है? मध्य प्रदेश में। कि भारत में सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख से मिला और राजस्थान में सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण मिला गटियाला शिलालेख से। और गटियाला शिलालेख देखो, एरण शिलालेख कब का है? 510 ईस्वी का है, गुप्त काल का है। ठीक है, और राजस्थान में सती प्रथा का पहला प्रमाण किससे मिला? गटियाला शिलालेख से। और 861 ईस्वी का, तो अब बेटा ध्यान देना कि राजस्थान में 861 ईस्वी से पहले सती प्रथा का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बाद में बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि इसी 861 मानी 7वीं शताब्दी के बाद ही, 7वीं शताब्दी के बाद ही राजस्थान पर मुसलमानों के आक्रमण अत्यधिक बढ़ेंगे और मुसलमानों के आक्रमण से बचने के लिए इन मलेच्छों किसे या मुसलमानों से अपने मान, स्वाभिमान, आत्मरक्षा की रक्षा मानी आत्मरक्षा के लिए ही राजस्थान की जो स्त्रियां हैं वो अलग अलग अपने मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए अलग अलग जो संस्कार वो अपनाएंगी, जिसमें जौहर भी होंगे, जिसमें सतिया भी होगा, जिसमें आत्मदाह भी होगा। तो राजस्थान में सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है गटियाला शिलालेख से। और 861 ईस्वी का गटियाला शिलालेख कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में है। तो राजस्थान में सती प्रथा का पहला प्रमाण किस जिले से मिला? जोधपुर जिले से। जोधपुर जिले के कौन से शिलालेख से? गटियाला शिलालेख से। यह आपको बेटा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गटियाला शिलालेख कहां है? गटियाला शिलालेख जोधपुर में है। और गटियाला शिलालेख जोधपुर जिले में जैन मंदिर के पास लगा हुआ है और इसी जैन मंदिर को माता की साल भी कहते हैं। तो जोधपुर जिले में जो माता की साल नामक स्थान है ना जोधपुर, तो यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, माता की साल नामक स्थान कहां है? तो माता की साल नामक स्थान जोधपुर में है और उसी माता की साल नामक स्थान जोधपुर से मिले हुए 861 ईस्वी के शिलालेख को गटियाला शिलालेख कहते हैं। और इसी शिलालेख से राजस्थान में सती का पहला ऐतिहासिक प्रमाण
मिलता है। तो यहां पर हर क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। गटियाला शिलालेख कब का है? 861 ईस्वी का। गटियाला शिलालेख कहां है? जोधपुर में। माता की साल कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो यहां से बेटा ये प्रमाण मिला है भारत में एरन अभिलेख से और राजस्थान में गटियाला अभिलेख से मिला है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे है देखो ये शिलालेख गटियाला शिलालेख के अनुसार, और ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुक्कुट प्रतिहार की जानकारी देने वाला यह अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत में है। तो जोधपुर जिले का गटियाला शिलालेख किस वंश का है? जोधपुर जिले का गटियाला शिलालेख प्रतिहार राजाओं का है। जोधपुर जिले का गटियाला शिलालेख कौन से राजाओं का है? प्रतिहार राजाओं का है। और किस प्रतिहार राजा की जानकारी देता है ये? जोधपुर का गटियाला शिलालेख हमें प्रतिहार राजा कक्कुक की जानकारी देता है। और ये अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत में है। और इस शिलालेख के लेखक मग है और उत्कीर्णकर्ता कौन है? कर्षणवेश्वर। ये भी बेटा आपको जरूर ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शिलालेख है। कब लगा? 861 ईस्वी में। कहां लगा? जोधपुर में माता की साल नामक स्थान पर लगा, जिसे गटियाला शिलालेख कहते हैं। और ये किसकी जानकारी देता है? ये राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की तो जानकारी देता ही देता है, उसके अलावा ये प्रतिहार राजा कक्कुक की जानकारी देता है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और इस शिलालेख को लिखने वाले कौन हैं? माने इसके लेखक मग हैं और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन हैं? कर्षणवेश्वर हैं। मानी मग और कर्षणवेश्वर ने जो संस्कृत भाषा में गटियाला का शिलालेख लिखा, उसमें राजस्थान में सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। और ये प्रतिहार राजा कक्कुक की हमें विस्तृत जानकारी देता है। ठीक है, और गटियाला शिलालेख के अनुसार राणुका की पत्नी संपलदे सती हुई थी। गटियाला शिलालेख के अनुसार राजस्थान में सती होने वाली पहली प्रमाणिक स्त्री कौन है? संपलदे। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान की प्रथम सती किसे माना जाता है? राजस्थान की प्रथम सती राणुका की पत्नी संपलदे को माना जाता है। और राणुका की पत्नी संपलदे राजस्थान में सती हुई थी। और यह राजस्थान की पहली प्रमाणिक या ऐतिहासिक साक्ष्यों वाली सती मानी जाती है। किस शिलालेख के अनुसार? गटियाला। राजस्थान में लगभग 150 से अधिक शिलालेख या अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से यह शिलालेख ऐसा है जिसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिला है। और कौन सी स्त्री, कौन किसकी पत्नी थी जो सती हुई? राणुका की पत्नी है। और यह संपलदे राजस्थान की प्रथम प्रमाणिक सती मानी जाती है। राजस्थान की पहली प्रमाणिक सती कौन है? संपलदे है। और यह राणुका की पत्नी है। किसकी पत्नी है? राणुका की पत्नी है। और यह शिलालेख इसके अलावा कक्कुक प्रतिहार की जानकारी भी हमें देता है। तो बेटा आपको पता चला नई चीज कि भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण और राजस्थान में सती प्रथा का पहला प्रमाण। राजस्थान की प्रथम प्रमाणिक सती संपलदे है। किस शिलालेख के अनुसार? गटियाला शिलालेख के अनुसार, जो जोधपुर की माता की साल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और प्रतिहार राजा कक्कुक के समकालीन है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लेखक इसका मग है, उत्कीर्णकर्ता कनेश्वर है। और राजस्थान की पहली सती आपको मैंने बता दी। और राजस्थान की अंतिम सती मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जो मेरा क्लास देख रहे हैं उन सबको पता है, राजस्थान की और भारत की अंतिम सती एक ही है ना? वो कौन है? राजस्थान और भारत की अंतिम सती है रूप कंवर। पहली सती संपलदे है और राजस्थान की अंतिम जो सती है वो कौन है? रूप कंवर, जो सीकर जिले के देरवाड़ा में सती हुई थी। इसके बाद सती प्रथा को पूर्ण रूप से अवैध घोषित कर दिया गया है। तो अब देखते हैं आगे बेटा हमें राजस्थान की अंतिम सती। पहली सती हमने पढ़ ली। राजस्थान में सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण हमने
पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं राजस्थान की अंतिम सती। और ये एसएमजी के जो नाम लिखा हुआ है इसमें अचंभे में नहीं जाना, ये सुपरमाइंड मानी सुरेंद्रा महला का, ये अपने नाम पर है, SURENDRA सुरेंद्रा महला का। ये सुपरमाइंड जो जीके है मेरे प्यारे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए ये अच्छी जो जानकारी है मैं जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सचित्र उपलब्ध करवाता रहता हूं। इसी प्लेटफॉर्म पर मेरी लगभग क्लासें आपको सचित्र उपलब्ध मिल जाएंगी और बहुत सारी जो चीजें हैं, जो दुर्लभ जो जानकारी है वो मैं आपको नए नए वीडियो के माध्यम से लेकर आता हूं। मेरा बेटा टारगेट यहां पर मेन टारगेट ये नहीं रहता है कि केवल इनको कंपटीशन लाइक जो चीजें हैं वो बताई जाए। मेरा ये मानना है कि आपका ज्ञानवर्धन करना है, चाहे उसमें 10 मिनट ज्यादा लग जाएं, परंतु मेरा यह मानना है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मेरे से जुड़ते हैं उनका मैं संपूर्ण ज्ञानवर्धन कर सकूं, कि उनको दुर्लभ तथ्यों से भी मैं अवगत करवा सकूं, कि मेरे पास पढ़ने वाले विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से कुछ अलग दिखें, जिससे मेरा भी मान और स्वाभिमान बढ़े, कि आप यदि उनको ऐसी जानकारियां दो कि इस प्रकार से सती थी, माने आप मेरे वीडियो देखकर, मेरे वीडियो से पढ़कर अध्ययन करके मेरे से सीखकर आप अन्य बच्चों को सिखाते हो, तो उससे मेरा भी मान सम्मान बढ़ता है और मेरे विद्यार्थियों का भी बढ़ता रहेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी कभी भी पीछे ना रहे, वो हमेशा आगे रहे और कुछ अलग प्रकार का ज्ञानवर्धन उनका हो। तो अब हम देखते हैं राजस्थान में अंतिम सती। ठीक है, राजस्थान की पहली सती हो गई संपल दे। तो राजस्थान की अंतिम सती बेटा, राजस्थान की अंतिम सती। अब देखो, राजस्थान की पहली सती है संपल दे, जिसका उल्लेख मिलता है गटियाला शिलालेख में। और राजस्थान की अंतिम सती, तो देखो राजस्थान की अंतिम सती रूपकंवर को माना जाता है। मानी ज्ञात राजस्थान की अंतिम सती कौन है? रूपकंवर है। और रूपकंवर, अब देखो रूपकंवर सतीकांड 4 सितंबर 1987 को। तो राजस्थान का अंतिम सतीकांड कब हुआ, या राजस्थान की अंतिम सती कब हुई? राजस्थान की अंतिम सती हुई 4 सितंबर 1987 को। कहां? सीकर जिले के दिरवाड़ा गांव में। सीकर जिले के कहां हुई? दिरवाड़ा गांव में। रूपकंवर के पति का नाम श्री माल सिंह जी था, अर्थात इनको मोहन सिंह जी के नाम से भी जानते थे, जिनकी मृत्यु शादी के कुछ समय बाद ही लंबी बीमारी से हुई थी। रूपकंवर रानी सती झुंझुनू से प्रभावित होकर सती हुई थी। कि रूपकंवर राजस्थान की अंतिम सती है, वो किससे प्रभावित होकर? देखो, ये रूपकंवर जो महिला थी ये बिल्कुल जवान बालिका थी। इसकी नई नई शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। शादी मानी ये एक नई नवेली दुल्हन थी और इनके पति श्री माल सिंह जी या श्री मोहन सिंह जी का एक लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था। और ये क्या है, उसके बाद में ये क्या है, झुंझुनू की जो रानी सती, मानी राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर झुंझुनू में स्थित है। और उससे प्रभावित होकर ये अपने पति के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। और ये राजस्थान में सबसे बड़ा सतीकांड था, जिसे रूपकंवर सतीकांड, जिसे दिरवाड़ा सतीकांड के नाम से जाना जाता है। और ये इतना बड़ा कांड था, ये इतनी बड़ी दुर्घटना थी कि उस समय के मुख्यमंत्री की सरकार तक गिर गई थी। उस समय के मुख्यमंत्री की सरकार तक, मानी राज्य सरकार तक गिर गई थी। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। तो बेटा यहां पर ध्यान दो, वो चीजें आगे देखते हैं। राजस्थान की अंतिम सती कौन है? रूपकंवर है। और रूपकंवर सतीकांड या रूपकंवर सती कब हुई अपने पति की चिता के साथ? 4 सितंबर 1987 को सीकर जिले के देरवाड़ा गांव में हुई थी। और इनके पति की मृत्यु एक लंबी बीमारी, और ये किससे प्रभावित होकर सती हुई थी? मानिए अबोध बालिका थी,
अबोध बालिका हम कह सकते हैं कि अभी उम्र ही बेचारी की क्या हुई थी, अबोध बालिका थी। और रानी सती का जो महिमा मंडन होता था, इतना विशाल लखी मेला लगता था, और रानी सती की जो दंत कथाएं थी और रानी सती के जो चमत्कार थे वो इसने सुन रखे थे। और अबोध बालिका इसी रानी सती से प्रभावित होकर ये क्या हुई थी, सती हुई थी, जो राजस्थान की अंतिम ज्ञात सती मानी जाती है। इस सती कांड के बाद राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा भूचाल आता है और यहां तक कि राजस्थान की सरकार भी गिर जाती है। और अब हम देखते हैं कि इस सती प्रथा पर रोक कब, सबसे पहले इस सती प्रथा पर रोक कैसे लगेगी और कहां लगेगी, हम देखेंगे। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक भारत में किसने लगाई, और फिर देखेंगे हम राजस्थान में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, और ये अंतिम सती के समय सती प्रथा पर रोक किस प्रकार से लगाई गई, एक कठोर कानून बनाकर। तो देखो, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक किस प्रकार से लगी है। पहले हम देखेंगे भारत में सती प्रथा पर रोक। कहां पर देखेंगे कि भारत में जो सती प्रथा अनादिकाल से चली आ रही थी, इस भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास कब कब हुआ था। तो देखो, भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। देखो, मुसलमानों ने भी इस सती जैसी घृणित कुरीति को रोकने का प्रयास किया था। अब बेटा अपन एक चीज देखें यहां पर कि मुसलमान होकर सती प्रथा किस वर्ग में प्रचलित थी, राजपूत वर्ग में या हिंदू समाज में। हिंदू समाज की प्रथा मुसलमानों के क्या दिक्कत कर रही थी, तो बेटा कहते हैं ना कि हर आदमी का अपना अपना स्वार्थ होता है, हर आदमी का। तो यहां पर दिल्ली के सुल्तानों का क्या स्वार्थ था, दिल्ली के सुल्तानों का स्वार्थ था कि जो राजपूत वीरगति प्राप्त कर लेते हैं ना, उनकी पत्नियां उनके साथ सती नहीं होनी चाहिए, वो कहां आ जानी चाहिए, वो मुसलमानों के हरम में आ जानी चाहिए, कि मुसलमानों का जो हरम है या मुसलमानों के पास वो आ जानी चाहिए। तो इनका तो खुद का स्वार्थ था कि इसलिए इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया कि जो राजपूत वीरगति प्राप्त करते हैं उनकी महिलाएं हमारे यहां पर दासी बनकर रहे, कि हम सती प्रथा पर रोक लगा देंगे तो उनकी महिलाओं का, विधवा महिलाओं की दुर्दशा होगी, तो दुर्दशा का फायदा हम उठाएंगे और उनको दासिया बनाकर रखेंगे। तो बेटा इनका तो खुद का स्वार्थ छुपा हुआ था। परंतु चाहे जो भी हो, इनका स्वार्थ छुपा हो या हो सकता है कि इनका दिल बड़ा हो, ये सुधार करना चाहते हो, कोई भी कारण हो, परंतु हमारे लिए तो एक क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, जिसमें आपको पता ही होगा मोहम्मद बिन तुगलक को तो पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? और ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जो भारत की राजधानी दिल्ली से कहां ले गया, दौलताबाद। आगे देखते हैं, मुगल काल में, तो दिल्ली सल्तनत काल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह। और मुगल काल में अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। मुगल काल में अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। तो ये प्रारंभिक प्रतिबंध है या रोकने के केवल प्रयास है, रुका नहीं है, ये केवल प्रयास किए जा रहे हैं और रुकी नहीं है, क्योंकि प्रयास करने वाले दूसरे धर्म के, और हम दूसरे धर्म की बात क्यों मानेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो राजपूत वीर थे वो इन मुसलमानों की बात क्यों मानेंगे। तो प्रयास इन्होंने किए हैं परंतु रुका नहीं है। अकबर के प्रयास से, अकबर के प्रतिबंध से कुछ कमी जरूर हुई है, अकबर के समय में या अकबर के बाद सतियों में कुछ कमी जरूर आई थी। और दक्षिणी भारत में सती प्रथा पर रोक पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुबरक ने लगाई थी। कि दिल्ली सल्तनत में किसने लगाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और मुगल काल में किसने लगाई, अकबर ने। और दक्षिणी भारत में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुबरक ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इनका बेटा सबका अपना अपना स्वार्थ था। अब देखो, यदि हम आधुनिक भारत का इतिहास या यूरोपीय जातियों के आगमन का इतिहास पढ़ते हैं, या हमें
यूरोपीय जातियों के आगमन का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में आने वाली पहली यूरोपीय जाति कौन सी थी? पुर्तगाली। और भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आने वाला कौन था? अल्फांसो दी अल्बुबर्क। और ये अल्फांसो दी अल्बुबर्क दक्षिणी भारत में माने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में पुर्तगाली साम्राज्य की जड़ें जमाना चाहता था। ठीक है। और ये अपने पुर्तगाली नागरिकों को भारतीय महिलाओं से, ये अपने पुर्तगाली नागरिकों को या पुर्तगाली व्यापारियों को या पुर्तगाली सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के निर्देश दे रहा था या उनको आकर्षित कर रहा था कि यदि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की जड़ें जमानी है तो हमें यहां की महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनको अपनी ओर अग्रसर करना पड़ेगा, तभी हम जमा पाएंगे। इसलिए बेटा इन पुर्तगाली गवर्नर का भी अपना खुद का स्वार्थ था, इसलिए इसने दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर अपने स्वार्थ के लिए रोक लगाने का प्रयास किया। इनका स्वार्थ था कि जो हिंदू मर जाते हैं उनकी पत्नियों को यदि सती होने से रोक दिया जाए तो उन विधवाओं से हमारे पुर्तगाली शादी करेंगे और उनको पुर्तगालियों के प्रति या यूरोपियन संस्कृति के प्रति मोहित करेंगे या आकर्षित करेंगे और यहां पर अपने साम्राज्य की जड़ें मजबूत करेंगे। तो बेटा इनका तो क्या है, खुद का स्वार्थ इसमें इस प्रथा को रोकने में छुपा हुआ है। परंतु उसके बाद में भारत में एक महापुरुष पैदा होता है जिसका कोई भी स्वार्थ नहीं है और जो इस घृणित कुरीति से बहुत ही घृणा करता है, और वो घृणा करने वाले महापुरुष का नाम बच्चे बच्चे को याद है, राजा राम मोहन राय। तो देखना, ब्रिटिश काल में भारत में सती प्रथा पर प्रथम बार कानून बनाकर रोक दिसंबर 1829 में। तो सती प्रथा पर पहली बार कानून कब बना? भारत में सती प्रथा पर भारत में पहली बार कानून बना दिसंबर 1829 में। और यह कानून कहां बना? भारत में पहली बार सती प्रथा पर आधुनिक कानून बना दिसंबर 1829 में, बंगाल में बना। और दिसंबर 1829 में भारत के महापुरुष राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत बंगाल के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो भारत में सती प्रथा पर पहली बार कानून बनाकर रोक कब लगाई गई? भारत में सती प्रथा पर पहली बार कानून बनाकर रोक लगाई गई दिसंबर 1829 में। कहां पर लगाई गई? बंगाल में। और किसके प्रयासों से कानून बना? भारत के महापुरुष राजा राम मोहन राय, भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कौन से रेगुलेशन एक्ट के तहत? 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत तत्कालीन बंगाल के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून बनाकर अवैध घोषित कर दिया। कौन से कानून के द्वारा? 17वें रेगुलेशन एक्ट के द्वारा। ये बेटा कई बार ये एग्जाम में आया हुआ, कौन से कानून के द्वारा या किस एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगी? 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत। यह क्वेश्चन बनेगा, भारत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब लगी? दिसंबर 1829 में कानून बनाकर। यह कानून किसके प्रयासों से बना? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को कानून बनाकर पूर्णतः अवैध या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? तत्कालीन बंगाली ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और भारत के महान समाज सुधारक कौन है? राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के इस अधिनियम को सती निवारण अधिनियम 1829 के नाम से जाना जाता है। माने 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत रोक लगी
और इसी 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत जो रोक लगाकर जो कानून बनाया गया, उस कानून का नाम है सती निवारण अधिनियम 1829। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन बनेगा, भारत में सती निवारण अधिनियम कब बना? भारत में सती निवारण अधिनियम बना 1829 में। किन के शासनकाल में? बंगाल के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किन के प्रयासों से? भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और राजा राम मोहन राय भी बंगाल के रहने वाले थे। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि तो दी थी बंगाल के नवाब ने। राजा राम मोहन राय को एक तो कौन सी उपाधि मिली थी? राय की उपाधि तो दी बंगाल के नवाब ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राय की उपाधि थी बंगाल के नवाब के द्वारा। और इन्हीं भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। और इन्हीं राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में सुधार के लिए किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। और राजा राम मोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और इन महान राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु 1832-33 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी। तो भारत के कौन से समाज सुधारक का समाधि स्थल इंग्लैंड में है? तो भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में स्थित है। और ये बाद में इंग्लैंड जाते हैं। इनको इंग्लैंड भेजते हैं मुगल शासक अकबर द्वितीय अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। और वहीं पर इनकी क्या है? बीमारी से मृत्यु हो जाती है और वहीं इनको दफना दिया जाता है। तो राजा राम मोहन राय जी जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, जो सती प्रथा के निवारक हैं, जो भारत में कई कुरीतियों को विनाशक हैं, और उन महान समाज सुधारक की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी। और इस प्रकार से बेटा ये लगी थी भारत में पहली बार सती प्रथा पर रोक कि सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह ने, और मुगल काल में अकबर ने, दक्षिणी भारत में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो अबूबरक ने, और कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत और भारत में पहली बार सती निवारण अधिनियम बना 1829 में बना था। अब चलते हैं हम राजस्थान में सती प्रथा पर रोक कि राजस्थान में सती प्रथा पर जो रोक है वो कब और किस प्रकार से लगाई गई थी। तो ये देखो बेटा, सती प्रथा पर रोक रियासती काल की बात है। फिर हम आगे देखते हैं और यहीं से अपने क्वेश्चन बेटा ज्यादा राजस्थान से आएंगे। मैं आपको पूरा का पूरा लेकर चल रहा हूं। ये जो कुप्रथा है कहां से चली थी, मानी मैं आपको प्रत्येक तथ्य से अवगत करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो, रियासती काल में राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास, शब्द सुनना, शब्द पकड़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि राजाओं के काल में, राजपूत काल में, रियासती काल में राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। माने सबसे पहले प्रयास किए गए हैं। ये यहां पर शब्द ध्यान में रखने कि सर्वप्रथम प्रयास किया गया राजस्थान में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ये सवाई जयसिंह द्वितीय वो हैं जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया था और विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में ये वो हैं। ये जयपुर के सवाई जयसिंह वो राजा हैं जिन्होंने भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया था और इन्हीं ने पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर रियासत में किया था। ब्रिटिश प्रभाव से, माने अंग्रेजों के प्रभाव से, ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक
बूंदी के राजा विष्णु सिंह ने 1822 में लगाई कि ब्रिटिश प्रभाव से, देखो उसने तो प्रयास ही किया है, रोक नहीं लगाई है, रोकने का प्रयास किया है केवल जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने, परंतु रोक किसने लगाई? तो राजस्थान में सती प्रथा पर अंग्रेजों के प्रभाव में आकर या ब्रिटिश प्रभाव में आकर पहली बार रोक लगाई बूंदी के हाड़ा राजा विष्णु सिंह ने। कब? 1822 में रोक लगा दी है। ठीक है, तो यह बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? बूंदी के हाड़ा चौहान राजा विष्णु सिंह ने 1822 में ब्रिटिश प्रभाव में आकर रोक लगाई। और सती निवारण अधिनियम 1829 जो अभी भी बनाया है ना, देखो ऊपर सती निवारण अधिनियम 1829 है ये। ठीक है, और इस सती निवारण अधिनियम मानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के कानून बनाने के बाद, तो सती निवारण अधिनियम 1829 जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया, सती निवारण अधिनियम के तहत राज्य में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक अलवर के राजा बन्ने सिंह ने लगाई। मानी जो भारत में पहली बार जो कानून बनाना लिखित रूप से, उस कानून के तहत राजस्थान में पहली बार सती प्रथा पर रोक कहां लगी? अलवर में लगी थी। और अलवर के साथ साथ कोटा ने भी इससे क्या घोषित कर दिया था? अवैध। देखो सबसे पहले कानून रोक किसने लगाई? बूंदी के राजा विष्णु सिंह ने 1822 में। और उस कानून के तहत रोक सबसे पहले अलवर में और कोटा राज्य ने इसे अवैध घोषित किया। और इस समय अलवर के राजा कौन है? बन्ने सिंह है। इस प्रकार से ये बेटा राजस्थान और भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए गए थे कानून के अनुसार और स्वेच्छा के अनुसार। और उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं सती प्रथा पर कठोर कानून। सती प्रथा पर क्या किया गया? कठोर कानून कब बना? यह हमें देखने वाली बात है कि सती प्रथा पर यह तो केवल प्रयास है और इन कानूनों से, इन प्रयासों से, इन रोकों से सती बंद नहीं हुई। राजस्थान में गुपचुप तरीके से सतियां होती रही। और अब बनेगा सती प्रथा पर राजस्थान में या भारत में सती प्रथा पर, ध्यान देना, भारत में सती प्रथा पर पहली बार सबसे कठोर कानून किसने बनाया? राजस्थान ने बनाया। कैसे बनेगा? देखो 4 सितंबर 1987 को राजस्थान की अंतिम सती कौन हुई? रूप कंवर। कहां हुई? देरवाड़ा सीकर में हुई। इस सतीकांड के पश्चात राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश के तहत कठोर कानून बनाया। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? हरदेव जोशी हैं। और इस कांड ने हरदेव जोशी की सरकार को ही हिला दिया था, यहां तक कि बाद में सरकार गिर भी जाएगी। तो ये हरदेव जोशी राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? हरदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने। परंतु हरदेव जोशी जी के सामने तीनों ही बार ऐसी समस्याएं आई कि ये तीनों ही बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तो यहां एक क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान के कौन से व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों ही बार अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सके? हरदेव जोशी, जो बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के रहने वाले थे। जो बांसवाड़ा जिले के कहां रहने वाले थे? खांदू गांव के रहने वाले थे। तो जब राजस्थान की अंतिम सती हुई सितंबर 1987 में, अंतिम सती कांड हुआ रूप कंवर। और रूप कंवर सती हुई थी नारायणी देवी या रानी सती झुंझुनू से प्रेरित होकर। और इसके तहत राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के तहत कठोर कानून बनाया। और तत्कालीन राज्यपाल मानी 1987 में मुख्यमंत्री कौन है? हरदेव जोशी। और 1987 में राज्यपाल है बसंत दादा पाटिल। इससे इस अध्यादेश को क्या किया? अनुमोदित करवाकर राजस्थान सरकार ने सती निवारण अधिनियम 1987 का नाम दिया। और इस समय आनन फानन ही एक अध्यादेश जारी करके उस अध्यादेश को या उस ऑर्डिनेंस को
तत्कालीन राज्यपाल बसंत दादा पाटिल से पारित करवाकर, और इस कानून को, इस अध्यादेश को नाम दिया गया सती निवारण अधिनियम 1987। और यह राजस्थान और भारत में सती प्रथा पर बनाया गया सबसे कठोर और सबसे नवीनतम कानून है। ये राजस्थान और भारत में, तो यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, भारत में सती प्रथा पर सबसे पहले कठोर कानून किसने बनाया? राजस्थान सरकार ने बनाया 1987 में, जिसको नाम दिया गया सती निवारण अधिनियम 1987। सती निवारण या निरोधक अधिनियम 1987 जो राजस्थान की सरकार ने बनाया, को भारत सरकार ने 1988 में संघीय कानून में भी शामिल कर लिया। मानी राज्य सरकार के बनाए गए कानून को भारत सरकार ने भी अपने संघीय कानून में शामिल करके पूरे भारत के लिए एक कठोर सती प्रथा के लिए क्या बना दिया गया? कानून। अब देखना इस कानून के तहत क्या क्या शर्तें रखी गई, ध्यान देना, इस कानून के तहत क्या क्या शर्तें रखी गई कि यह कानून बनने के बाद क्या कहा गया। इस कानून के तहत सती निरोधक अधिनियम 1987 को भारत सरकार ने 1988 में किस में शामिल कर लिया? संघीय कानून में। और यह आजाद भारत का सती प्रथा पर सबसे कठोर कानून था। सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत किसी भी विधवा को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सती होने के लिए उकसाने वाले को फांसी या उम्र कैद होगी। माने इतना कठोर कानून बना दिया। सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत क्या कहा गया? यदि किसी भी विधवा को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका जेठ हो, चाहे उसके संतान हो, चाहे उसकी ननद हो, नंदोई हो, कोई बाहर का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई घर का व्यक्ति मानी कहीं का भी व्यक्ति हो, यदि किसी विधवा को सती होने के लिए उकसाएगा तो उसे सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत क्या मिलेगी? या तो फांसी या उम्र कैद की सजा देने। और ऐसे मामलों में महिमा मंडित करने वाले को, मानी जो सती का गुणगान करेगा, सती के लिए उकसाएगा ना, ध्यान देना क्या है, जैसे बेटा मैं यदि किसी महिला को सती होने के लिए प्रेरित करूं, नहीं ऐसी होती है सती, आप हो जाओ, तो मेरे को क्या होगा? यदि मैं किसी भी विधवा को सती होने के लिए प्रेरित करूंगा और मेरे प्रेरित करने से यदि वो सती हो जाती है तो मुझे या तो होगी फांसी या उम्र। और यदि मैं आज के दिन सती का महिमा मंडन करता हूं, मैं सार्वजनिक मंचों पर सतियों के गुणगान करता हूं और मैं सती महिमा या सती प्रथा का बखान करता हूं, उसका मैं पक्ष लेता हूं, महिमा मंडन करता हूं, सती प्रथा का मैं यश गान करता हूं या अतिशोक्ति पूर्वक उनका जो है, जो कोई भी उनका जो जैसे प्रचार प्रसार मैं करता हूं, तो मुझे 7 साल और 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। इतना कठोर कानून बनाया ना, मानी फांसी तक की सजा का प्रावधान रखा। उसके बाद जाकर यह राजस्थान की अंतिम सती के रूप में तब्दील हुई, रूप कंवर। सती, अगला देखो, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती मेलों पर भी क्या कर दिया गया? प्रतिबंध। बेटा महिमा मंडन करना, बखान करना, उकसाना ही नहीं, सती निवारण अधिनियम के तहत राजस्थान में लगने वाले सती मेलों पर भी क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। मानिए अब राजस्थान में कोई भी सती का मेला नहीं लगेगा 1987 के बाद। इसलिए आप बार बार पढ़ते होंगे कि राजस्थान में और भारत में सती का सबसे बड़ा मेला झुंझुनू में लगता था, रानी सती का, जो अब नहीं लगता है। और झुंझुनू में रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता था। तो इसके तहत महिमा मंडन पर ही नहीं, उकसाने पर ही नहीं, एक मेले पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी सती का मेला नहीं लगेगा। तो बेटा ये बहुत सारी चीजें हैं सती निवारण अधिनियम की, कि इस कानून कब बना, भारत सरकार ने इससे कब संघीय कानून में
शामिल किया। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा यहां से ले सकते हो कि सती प्रथा पर कठोर कानून कैसे बने थे, कब बना था, और इसी सती के कारण राजस्थान में हरदेव जोशी जी की सरकार गिर जाती है, जो बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के रहने वाले हैं, जो राजस्थान के 3 बार क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये तो था बेटा राजस्थान में सती प्रथा के प्रमाण, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास। ठीक है, और अब देखो इस प्रकार से आपको कुछ राजस्थान में सतियों के चित्र मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये राजस्थान की कुछ सतियों के चित्र हैं। अब बेटा इन चित्रों के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा कि सती होने वाली, देखो सती होती कोई भी स्त्री, देखो अपने पति को, ये महिला है और ये अपने पति का ये शव गोद में लेकर बैठी हुई है, और ऐसा भी कहते थे कि बेटा सती उसी महिला को माना जाता था जो स्वतः आग पकड़ती थी। बाकी का यदि कुछ को जो दान किया, अग्नि दान किया जाता था, उससे सती नहीं माना जाता था। और बेटा ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग तो कि ये देखो ये जितनी इतनी ये भीड़ खड़ी है ना, ये जो भीड़ खड़ी है, ये भीड़ क्या करती थी, इतने ढोल नगाड़े बजाती थी। मानी ये जो महिला है जो जिंदी मानी सती हो रही है, जिंदा है, आपको पता अपनी एक अंगुली जल जाती है रोटी सेकते समय तो कितनी पीड़ा होती है। तो आप बेटा अंदाजा लगा सकते हो कि एक जीवित महिला जो एक अबला नारी है, मानी कुछ नारियों ने तो इससे स्वतः ग्रहण किया, परंतु कुछ अबला नारियों को जबरदस्ती करने के लिए बाध्य किया गया। तो ये जब भी क्या करती, इनको पीड़ा होती और ये जब तड़पती या जोर जोर से चीखती, तो इस सती की चीख किस में दाब दी जाती, ढोल नगाड़ों के नीचे। मानी कोई कायर, जैसे कोई इस भीड़ में मान लो कोई आदमी का दिल ना पसीजा जाए, कि ऐसा करते थे। ये नियम इस प्रकार से कुप्रथा हमारे समाज में थी कि वो महिला जब तक पीड़ा में रहती, चिल्लाती रहती, तब तक बड़े बड़े, ये देखो आपके सामने ये ढोल नगाड़े ये लिए खड़े हैं और ये हाथी वगैरह सब हैं, ये बजाते और पीटते रहते कि उस महिला की चीख किसी दूसरे को ना सुनाई दे, तो ये ऐसा पता न चले। मानी ये ढोंग भी रचा जाता था हमारे समाज में, ये ढोंग भी रचा जाता था। ये चित्र है, ये है भगवान शिव के शिव पुराण में उल्लेखित सती का, जो अपने पति दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने के बाद उसने आत्मदाह किया था। ये उसका सचित्र या मूर्ति मानी जाती है, और ये राजस्थान की एक प्रमुख और अन्य सती है। इस प्रकार से ये जो सतियां होती थी, और बेटा ऐसा भी कहते थे कि सती होने वाली स्त्री पूरे के पूरे श्रृंगार करके, देखो दिख रही है महिला, प्रत्येक श्रृंगार कर रखा है। पति की जो चिता है वो क्या है, गोद में है, और ये पूरे श्रृंगार करके आई है ये, और इस श्रृंगार करके आई है। उसके बाद में ऐसा कहते थे कि ये यदि अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित करती, वो ही हकीकत में सती या दिव्य अवतार मानी जाती थी। और बाकी के आप इसमें समझ गए होंगे बेटा कितनी घृणित कुप्रथा थी कि जबरदस्ती ये काम करवाया जाता था। परंतु बेटा ये जबरदस्ती महिलाओं को करना भी पड़ता था, क्योंकि रियासती काल में जो मुसलमानों के साथ होते थे वो युद्ध के नियम ताक पर रख देते थे। इतना बड़ा कत्लेआम हिंदुओं का वो करते थे कि लाखों की संख्या में हमारे सैनिक और वीर मारे जाते थे, तो लाखों की संख्या में महिलाएं विधवा हो जाती थी। और तत्कालीन समाज में बेटा विधवा महिलाओं की दुर्दशा बहुत खराब थी। तो वो महिलाएं सोचती थी कि पूरी जिंदगी पीड़ा में भुगतेंगे, इससे अच्छा तो है ये 10 या 15 मिनट की यही पीड़ा भुगत लेते हैं। तो इसलिए वो आगे का जो विधवा का एक कष्टदायी जो जीवन था हमारे समाज में, उससे बचने के लिए कुछ महिलाओं ने इससे स्वतः ही अपना रखा था, क्योंकि वो अन्य विधवाओं का कष्ट में जीवन देखकर जब उनका पति खुद का मरता, तो वो ये सोचती कि चलो हम, इससे अच्छा है पूरी जिंदगी भर कष्ट में जीवन जिए, इससे अच्छा है कि यही क्यों ना अपना ले। तो इस प्रकार से बेटा ये होती थी सती का। और अब देखो राजस्थान में आगे हैं सती के अन्य स्मरणीय
तथ्य। ये तो थी बेटा राजस्थान में सती प्रथा। अब अपने लास्ट में मैं आपको सती प्रथा के बहुत ही अन्य इंपॉर्टेंट या अन्य स्मरणीय तथ्यों से मैं आपको अवगत करवाता हूं आपके अपने गुरु सुरेंद्र महला के द्वारा। और सती प्रथा के अन्य स्मरणीय तथ्य आप देखो जिनसे हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो सती प्रथा थे। अब स्मरणीय तथ्यों में एक बेटा मैंने आपको यहां बताना चाहूंगा, स्मरणीय तथ्यों का मतलब होता है, स्मरणीय तथ्यों का क्या मतलब होता है कि जो विशेष माने यहां एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो भी बुकलेट बना रखी है बेटा मेरी राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की प्रत्येक टॉपिक की सचित्र बुकलेट है और प्रत्येक बुकलेट प्रत्येक टॉपिक के अंत में मैंने स्मरणीय तथ्य दे रखे हैं और वही स्मरणीय तथ्य मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए हर एग्जाम में वरदान साबित होंगे। व्याख्या और डिटेल तो समझाई रखी है, उसके बाद में अंतिम पेज पर मैं देता हूं मेरी बुकलेट के या मेरे टॉपिक के स्मरणीय तथ्य और वो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए पिछले 12-13 साल से वरदान साबित होते आ रहे हैं। और मैं ऐसी कामना करता हूं या ऐसी आशा रखता हूं कि मैं आगे भी वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए वरदान ही साबित होंगे। तो आज की इस क्लास के अंतिम पहर में हम देखते हैं अपने आज के टॉपिक सती प्रथा के अन्य स्मरणीय तथ्य। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर रानी सती का मंदिर है जो झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित है। ये क्वेश्चन बेटा बार बार एग्जाम में आता है। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर कौन सा है? रानी सती का मंदिर है जो झुंझुनू जिले में स्थित है। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा सती मेला लगता था जिसको सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत बंद कर दिया गया है। ठीक। दूसरा स्मरणीय तथ्य है रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी था, कि झुंझुनू की नारायणी सती का असली नाम नारायणी देवी था जो श्रेष्ठी या सेठ तनधन दास की पत्नी थी। सेठ तनधन दास की हत्या हिसार के नवाब ने अपने सैनिकों से करवाई थी। हिसार कहां है? हरियाणा में। रानी सती को सती दादी भी कहा जाता है। जैसे मां सती किसे कहते हैं? वह स्त्री जो अपने पुत्र के साथ सती होती है उसे मां सती कहते हैं। और झुंझुनू की नारायणी देवी को सती दादी के नाम से जाना जाता है। और सेठ तनधन दास के साथ जो लोग मरे थे और सेठ तनधन दास की हत्या हिसार हरियाणा के नवाब के सैनिकों के द्वारा की गई। और रानी सती के साथ 13 महिलाएं देवसर गांव में 1352 में सती हुई थी। कब हुई थी? 1352 में इनको सती मानी जाती है। रानी सती की घोड़ी जहां रुकी ना वहां इनका, देखो सती कहां हुई? नारायणी देवी सती हुई देवसर गांव में। सती कहां हुई? देवसर गांव में हुई। और तो हिसाब से मंदिर कहां बनना चाहिए था? देवसर गांव में बनना चाहिए था। परंतु रानी सती के पास और सेठ तनधन दास के पास एक चमत्कारी घोड़ी थी। जैसे तेजाजी के पास केसर कालमी नामक चमत्कारी घोड़ी थी, पाबूजी के पास केसर कालमी और तेजाजी के पास लीलन नाम की या श्रृंगारी नाम की चमत्कारी घोड़ी थी। तो वो घोड़ी देवसर में सती होने के बाद 13 महिलाओं के सती होने के बाद जहां पर घोड़ी आकर रुकी वहां पर, तो घोड़ी कहां रुकी? झुंझुनू जिला मुख्यालय के उस जगह पर घोड़ी रुकी जहां पर आज नारायणी सती का मंदिर बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे बड़ा सती मंदिर माना जाता है। आगे है रानी सती जो विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। 400 साल पहले अग्रवालों ने बनाया था। 400 साल पहले किसने बनाया था? अग्रवालों ने। तो रानी सती किस समाज की है? अग्रवाल समाज की है। और रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता था। देखो इसे मेरी बुकलेट में भी मैंने ये नहीं लिखा ना लगता है, क्योंकि लगता है नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत राजस्थान सरकार ने सती के मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो रानी सती का मेला जो विश्व का सबसे बड़ा सती मेला और विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर माना जाता है, वो भाद्रपद अमावस्या को लगता था। और भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस भी कहते हैं।
भाद्रपद अमावस्या को क्या कहते हैं? सतिया अमावस्या भी या सतिया अमावस भी कहते हैं। जैसे सावन की मास को हरियाली अमावस कहते हैं। जैसे सावन की अमावस को क्या कहते हैं? हरियाली अमावस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान में सती के स्मरणीय तथ्य। आगे अन्य स्मरणीय तथ्य हैं, वो हम देखते हैं। आगे वो है, आगे देखो, यहां पर ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और दोबारा आपको मैं बता देता हूं कि भीलवाड़ा जिले के बागोर सभ्यता स्थल को महासतियों का टीला कहते हैं। शुरुआत में भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि भीलवाड़ा जिले के बागोर सभ्यता स्थल को क्या कहते हैं? महासतियों का। और महासती किस महिला को कहते हैं? महासती उस सती को, या महासती उस महिला को कहते हैं जो महिला अपने पति के प्रतीक के साथ सती होती है, चाहे वो पगड़ी हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो कटार हो, और चाहे अन्य कोई प्रतीक हो, और उसे अनुमरण भी कहा जाता है। ठीक है। और उदयपुर में आहड़ की छत्रियां, उदयपुर के आहड़ में, ध्यान देना बेटे, उदयपुर के आहड़ में जो छत्रियां हैं, या मेवाड़ के राणाओं की जो छत्रियां हैं, उस आहड़ में या आहड़ की शमशान भूमि को, मैं यहां एक शॉर्ट में और थोड़ा इसको शॉर्ट कर दूं, आहड़ में मेवाड़ राणाओं के शमशान भूमि को महासतियों का स्थल कहते हैं। तो महासतियों का टीला बागोर को कहते हैं। महासती उस महिला को कहते हैं जो पति के प्रतीक के साथ सती होती है। और महासती स्थल किसे कहते हैं? महासती स्थल मेवाड़ के महाराणाओं की उन छत्रियों को कहते हैं जो आहड़ में स्थित है। जो कहां स्थित है? आहड़ में। और आहड़ में पहली छत्री किसकी है? आहड़ में पहली छत्री है राणा अमर सिंह की। महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह की छत्री आहड़ की महासतियों की छत्रियों में सबसे प्रथम छत्री मानी जाती है। तो आहड़ के शमशान घाट को महासती स्थल भी कहते हैं, जो मेवाड़ के राणाओं का शमशान घाट है। और मेवाड़ के राणाओं का पहला शमशान घाट गोगुंदा में था। जैसे राणा उदय सिंह को कहां दफनाया गया, या राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार कहां किया गया? गोगुंदा में। और अमर सिंह के बाद के राणाओं को कहां दफनाया गया? आहड़ में। और आहड़ को महासती स्थल कहते हैं। और बेटा यह भी ध्यान में रखना, आहड़ राजस्थान का एक सभ्यता स्थल भी है, और आहड़ मेवाड़ राजवंश की दूसरी राजधानी है। आहड़ मेवाड़ राजवंश की पहली राजधानी कौन सी है? मेवाड़ राजवंश की पहली राजधानी है नागदा। मेवाड़ राजवंश की पहली राजधानी नागदा। मेवाड़ राजवंश की दूसरी राजधानी आहड़। मेवाड़ राजवंश की तीसरी राजधानी चित्तौड़ है। इस प्रकार से यह है। और अगला लास्ट है, जोधपुर के बिलाड़ा में 9 सतियों का मेला लगता है। जोधपुर के बिलाड़ा में क्या लगता है? 9 सतियों का मेला लगता है। तो बिलाड़ा नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? 9 सतियों के लिए प्रसिद्ध है। 13 सतियां कहां हुई थी? 13 सतियां हुई थी किसके साथ? नारायणी देवी के साथ हुई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये था अपने राजस्थान में सती प्रथा के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य और सती प्रथा की दुर्लभ तथ्यों से युक्त ये एक महत्वपूर्ण क्लास थी। आपको क्लास यदि पसंद आई है तो इससे लाइक व शेयर जरूर करें। और यदि सती प्रथा से संबंधित आपके कोई सुझाव या आपके कोई कमेंट हो तो मुझे जरूर अवगत करवाने का कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक जो भी सती प्रथा का नॉलेज था उससे आपको बहुत ही अत्यधिक नॉलेज अपनी इस क्लास से हुआ है। और अपनी ये जो बुकलेट्स हैं, जो भी आपको जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाता है, ये बुकलेट्स भी आपको बाद में सभी को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो अपने इस जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें कि जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको दुर्लभ तथ्यों से युक्त महत्वपूर्ण जानकारी केवल और केवल आपको यहीं पर मिलेगी। और सुरेंद्र महला के द्वारा, आपका अपना सुरेंद्र महला। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रचनात्मक तथ्यों के साथ। जय हिंद।